ओके जी, आज बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर वी लेफ्ट ऑफ यस्टरडे, आज हम एक सिंपल सा एक फोल्डर बना के तीन चीज़ों में डिफरेंस देखेंगे जो ES6 की फंक्शनैलिटीज़ हैं, फाइंड, फिल्टर और मैप। क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं और मैंने जैसे कि शुरू में कहा था कि हम साथ-साथ जो-जो ज़रूरत पड़ती रहेगी हम ES6 की फंक्शनैलिटीज़ को टच करते रहेंगे। सो मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ ES6 और इसके अंदर मैं इसे रिएक्ट की एप्लीकेशन में भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि ये जरा सेपरेटली समझ आए और आप ये ना समझना शुरू कर दें कि शायद मैप, फिल्टर और फाइंड रिएक्ट की फंक्शनैलिटी या रिएक्ट का ही फीचर है। ऐसा नहीं है, ये सिंपल प्लेन JS ES6 का फीचर है। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल विद इंडेक्स, नॉट इंडेक्स इन फैक्ट, राइट, जस्ट app.js। अब चूंकि हम इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को ब्राउजर में नहीं चलाएंगे, हमने कहा था कि नोड रन टाइम एनवायरनमेंट है जो हमें अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम अब जावास्क्रिप्ट की फाइल को, चूंकि हमारे पास नोड इंस्टॉल्ड है, तो हम इसे ब्राउजर पे रन करेंगे, सॉरी, डायरेक्ट नोड पे रन करेंगे, ब्राउजर पे रन नहीं करेंगे। सो वी कैन डू दैट। सो तीनों फंक्शंस, पहली बात, फाइंड, मैप और फिल्टर, तीनों अरे पे आइटरेट करते हैं। गॉट इट? फिर फर्क क्या है, कब मैप लगाना है, कब फिल्टर लगाना है, कब फाइंड लगाना है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो चूंकि मैंने कहा कि तीनों मैं इस पे अरे पे इटरेट करते हैं, तो वी नीड अ सिंपल अरे, ठीक है। लेट्स सपोज, लेट्स बी हैविंग नंबर्स, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है अरे। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक फ्यू नंबर्स इन द अरे, राइट। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस नंबर पे मैं सबसे पहले करूँ मैप करूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे नंबर्स डॉट मैप, मैंने आपको बताया कि ये तीनों फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेंगे। मैप, फाइंड और फिल्टर, ये तीनों क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे। और आपको पता है कॉल बैक फंक्शन हम लिखते हैं, कॉल बैक फंक्शन को एरो या एनोनिमस फंक्शन की नोटेशन में लिखते हैं, तो वो ऐसे होता है। पर आपको ये भी पता है कि अगर इस फंक्शन की बॉडी ना हो, यानी सिंगल स्टेटमेंट हो, तो हम वो डिफॉल्ट रिटर्न होता है, हम करली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, बेसिकली फंक्शन है। ये फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम किसको, मैप को। ये मैप क्या करेगा, ये आइट्रेट करेगा इस नंबर्स की पूरी अरे में, फर्स्ट टाइम पहली वैल्यू पिक करेगा और उसको यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट अवेलेबल कर देगा। मैं इसको यहाँ पे वैल या एंस पे रिसीव कर लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू कौन अवेलेबल करेगा, ये मैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैप विल गो टू दिस अरे ईच टाइम, यानी ये यूं समझ रहे हैं कि इंटरनली एक लूप की तरह काम करता है कि मैप विल फर्स्ट ऑफ ऑल पिक दिस नंबर विट मेक इट अवेलेबल टू दिस, और यहां जाके मैं कहता हूं कि ये क्या कर दे, कंसोल लॉग। मैं ये कह रहा हूं कि अरे का हर एलिमेंट का स्क्वायर मिले मुझे, राइट। तो मैं कहता हूं n विच इज द नंबर पिक्ड अप बाय दिस मैप, उसको मल्टीप्लाई कर दो n के साथ। अब ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या करेगा, अरे के हर एलिमेंट को खुद से मल्टीप्लाई करके यानी मुझे स्क्वायर रिटर्न करेगा। एक बात यहां तक समझ आ गई? ये बात भी जानना जरूरी है कि मैप ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू अरे। आपको म्यूटेशन और म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है ना, कि मैप ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू अरे, इट डजंट मेक चेंजेस इनटू द अरे ऑन विच इट मेक्स आइट्रेशन। कि पिछली अरे को चेंज नहीं करता, ये मुझे एक नई अरे रिटर्न करता है। उस नई अरे को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, न्यू नम भी नाम दे दें, राइट। तो ये अरे जो होगी ये कौन रिटर्न करेगा, मैप। और इस अरे में क्या पड़ा होगा, ऑल द स्क्वायर्स ऑफ दीज ऑल नंबर्स। मेक सेंस? तो मैं अब इसको जब कंसोल कराऊंगा यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसे कहूंगा जी न्यू नंबर्स, और मैं इसे रन करूंगा यहीं टर्मिनल में। आपको पता है नोड की फाइल को कैसे रन करते हैं, और अगर नहीं पता तो आप देख लें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिंपली आप लिखें नोड और स्पेस देके app.js, एंटर करें। तो इसने मुझे क्या दिया, मुझे एक नई अरे रिटर्न की, और उस अरे में क्या दिया, इट इज 45 को पिक किया, 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर इसने 25 को पिक किया, 25 को 25 से, क्योंकि ये क्या कर रही है, मैप क्या कर रहा है, हर अल्ट्रेशन में एलिमेंट पिक कर रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है, उनका एक स्क्वायर।
मेक सेंस? ये तो मैप है. It iterates the given array and performs the desired functionality on each element of an array. और वो desired functionality इस केस में क्या थी कि मैंने n का स्क्वायर रिटर्न किया. So map is clear and I think probably it was already clear. ठीक. Now अब अगर मैं मैप की जगह इसी अरे में लगा दूं फिल्टर, अब रिक्वायरमेंट चेंज है. अब मैं ये चाहता हूं, अब मुझे ये तो पता लग गया कि मैप का क्या फंक्शन है कि आप अगर अरे के हर एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मैप इस्तेमाल करेंगे. अब मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूं कि इस पूरी अरे में से मुझे वो एलिमेंट्स मिले जो 25 से ग्रेटर हो. कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैं सपोज ये कर रहा हूँ. यानी मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, वो जो 25 से ग्रेटर हो. कौन कौन से? 45, 36 और 58. अब मुझे क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि ओनली दोज एलिमेंट्स दैट आर ग्रेटर देन. ये ऐसे भी हो सकता है, ओनली दोज एलिमेंट्स दैट आर, ये ई कॉमर्स की मिसाल में एग्जांपल ले. मुझे वो तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी प्राइस 300 से ऊपर है. मुझे वो तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी यूजर रेटिंग 4.5 से अबव है. मुझे कोई नया प्रोडक्ट खरीदना है तो आप रेटिंग वाइज फिल्टर, कभी आपने देखा हो ई कॉमर्स की बेस पे, तो वो क्या फिल्टर लगाना होता है कि वो सिर्फ वो प्रोडक्ट, यानी आपने लेट्स सपोज एक लेना है कोई मेकअप की किट लेनी है और मेकअप की किट ई कॉमर्स की वेबसाइट पे 600 वेंडर्स बेच रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि बेहतरीन कौन सी है? कैसे डिसाइड करते हैं आप? रिव्यूज पे. तो आप क्या फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे मेकअप किट दिखाए, ये क्यूरी करेंगे, साथ में फिल्टर लगाएंगे ओनली दोज हु आर हैविंग रेटिंग मोर देन 4.5. तो वो पूरे प्रोडक्ट्स, अरे ऑफ प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं ना, तो उन प्रोडक्ट्स पे आप क्या लगाएंगे? फिल्टर लगाएंगे. क्यों? फिल्टर का मतलब क्या है? सारी चीजों में से कुछ चीजों को फिल्टर कर लें. नाम से तो जाहिर मकसद हो गया ना. तो अब वो सारी कंडीशन भी हो सकती है. मैं यहाँ सिंपल कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि समझेंगे यही रेटिंग है, तो मुझे तमाम वो नंबर चाहिए जो 25 से ग्रेटर होंगे. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, इन दिस केस आई विल बी यूजिंग फिल्टर. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, इन फिल्टर भी क्या रिटर्न करता है? नई अरे रिटर्न करता है. ठीक, पुरानी को म्यूटेट नहीं करता. सो नाउ मैं लगा रहा हूं जी नंबर्स डॉट फिल्टर. क्या लेगा एज एन आर्गुमेंट? एक कॉल बैक फंक्शन. मैंने एज इट इज दिया. फिल्टर भी क्या करेगा, अरे पे आइटरेट करेगा और हर इटरेशन में एक एक प्रोडक्ट उठा के कॉल बैक में अवेलेबल करेगा. गॉट इट. मैं इसको कह देता हूँ नम. यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये वो तमाम चीजें रिटर्न करे जहां n इज ग्रेटर देन 25 है. मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ सिंगल स्टेटमेंट है तो मुझे डिफॉल्ट रिटर्न की जरूरत नहीं है. उसका मतलब क्या होता है? रिटर्न होता है. क्लियर. अब ये कंडीशन लगी हुई है. ये क्या करेगा, फिल्टर पहले नंबर को उठाएगा 45 को, इसको n में अवेलेबल कर देगा, इसको यहाँ आके चेक करेगा 45 इज ग्रेटर देन 25. ट्रू. ये इसको रिटर्न करके किधर लेके जाएं, यहाँ पे आप सेव कर लें न्यू अरे में. तो ये रिटर्न करेगा 45 को इधर. यानी ये सिर्फ उन नंबर्स को रिटर्न करेगा जिनके लिए ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी. अब सेकंड नंबर पिक करेगा 25. 25 को n में अवेलेबल करेगा, n इज ग्रेटर देन 25. n भी 25 है और कंडीशन क्या है, 25 इज ग्रेटर देन, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स. इस नंबर को स्किप कर देगा. गॉट इट. फिर ये तीसरे नंबर को पिक करेगा 36. 36 को इधर गया, 36 इज ग्रेटर देन 25, कंडीशन ट्रू. इसको रिटर्न करके दोबारा इसमें स्टोर कर. ये अरे है तो इसमें मल्टीपल नंबर स्टोर हो सकते हैं. जब ये सारी इटरेशन चलेगी तो न्यू अरे में क्या पड़ा होगा, सिर्फ वो नंबर्स जिनके लिए ये कंडीशन ट्रू है, यानी वो नंबर जो 25 से. तो मैंने प्रैक्टिकल केस सिनेरियो भी बता दिया कि प्रैक्टिकली कहाँ यूज हो सकता है, किन किन जगहों, किन किन सिनेरियोज में यूज हो सकता है. ठीक है. सो नाउ इफ आई कंसोल द न्यू अरे, इनफैक्ट न्यू अरे, एंड इफ आई गो बैक टू रन इट, तो मुझे उसने क्या दिया, 45, 36 और 58, बिकॉज only 45, 36 and 58 were greater than 25. Remaining were not greater than 25. So you can check any condition over here. Clear? Let me go back and यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया था, शायद आपने नोट नहीं किया.
मैप समझ, सॉरी अरे समझ, फिल्टर समझ आ गया ना? तो ये प्रॉब्लम जो है ये क्या है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। कैन यू सी दिस कि इसने सारी अरे तो रिटर्न की, आखिर में एक और अरे रिटर्न की जिसमें अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड। वैसे गेस बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ है? यानी ये जो काम ठीक हुआ, लेकिन आखिर में इसने फिर अरे डिफाइंड की जिसमें वो सारे के सारे अनडिफाइंड आ रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या है? मैं एक कंसोल इधर लगा रहा हूँ और उसी को दोबारा कंसोल इधर लगा रहा हूँ। अगर मैं ये कर दूं, ये चीजें देखा करें ना, आप नोट किया करें, ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न हो रहा है ना, अब ये काम नहीं आएगा। सेंस? अब वो प्रॉब्लम नहीं आया। सो आपको फिल्टर और मैप में फर्क समझ आ गया? कैसे? मे भी हो सकता हूँ, बट दैट इज व्हाट filter is for, filter is specifically for। वैसे मैंने चेक नहीं किया, अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये वही काम कर रहा है या नहीं, वही काम करेगा या नहीं करेगा। लेट्स सी वेयर n is greater than 25, ये कह रहे हैं ना? ये सिर्फ ट्रू फॉल्स करता है, ये वो एलिमेंट्स रिटर्न नहीं करता। यानी ये सिर्फ ये बता रहा है कि पहला एलिमेंट 25 से ग्रेटर है या नहीं है, ट्रू। दूसरा एलिमेंट 25 से ग्रेटर है या नहीं है, फॉल्स। सॉरी, वो कंडीशन तो नहीं थी ना, यानी ये एक्सप्रेशन अर्थमेटिक था, रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं था। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपको वैल्यू रिटर्न करता है, ये आपको क्या रिटर्न करता है? कंपैरिजन ओनली, यस या नो। रिलेशनल एक्सप्रेशन आपको पता है, जब भी कहीं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये कंपैरिजन आपको क्या रिटर्न करता है? सिर्फ ट्रू या। तो मैप इस केस में भी ये वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है, तो जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है वही शो कर रहा है। गॉट इट? ये डिफरेंस है। चलो ये भी समझ आ गया, मैंने ट्राई किया इसको कभी। क्लियर हो गई बात? फिल्टर इज सपोज टू गेट द वैल्यूज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। तीसरे पे चले, फाइंड पे। नाउ वैसे मुझे रिमूव नहीं करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए था, लेकिन खैर रिकॉर्डिंग है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द फिल्टर। अच्छा मुझे ये बताएं, फिल्टर क्या रिटर्न करता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, नहीं सिर्फ मुझे हाँ एक एक लफ्ज में जवाब दे, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। फिल्टर क्या रिटर्न करता है? कॉल बैक तो एज एन आर्गुमेंट लेता है, रिटर्न क्या करता है? वैल्यू। कौन सी वैल्यू? अच्छा मैप क्या रिटर्न करता है? अरे नहीं रिटर्न करता। तो यही क्या, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, और क्या पूछ रहा हूँ? नहीं मैं ये नहीं पूछा कि किस टाइप की अरे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या रिटर्न करता है, व्हाट इज द रिटर्न रिजल्ट ऑफ फिल्टर। अरे रिटर्न करता है, मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा नहीं करता है, पुरानी करता है। फिल्टर रिटर्न्स अरे, ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा वो अरे क्या होगी? बेस्ड ऑन कंडीशन। फिल्टर रिटर्न्स एन अरे बेस्ड ऑन कंडीशन। मैप क्या रिटर्न करता है? वो भी अरे रिटर्न करता है, लेकिन वो किस चीज की अरे रिटर्न करता है? एग्जिस्टिंग अरे या गिवन अरे के हर एलिमेंट पे जो गिवन ऑपरेशन दिया जाता है वो परफॉर्म करके नहीं रिजल्ट। अब तीसरी चीज है फाइंड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फाइंड और फिल्टर और मैप में फर्क ही यही है, रिटर्न रिजल्ट क्या है। फिल्टर क्या करता है? पूरी अरे को आइटरेट करके जितने भी मैचिंग के रिजल्ट्स होते हैं वो सारे रिटर्न करता है इन द फॉर्मेट ऑफ अरे। फाइंड में और फिल्टर में यही फर्क है। फाइंड क्या करेगा? लेट्स सी, नंबर्स डॉट फाइंड, ये भी क्या करेगा? एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और इस कॉल बैक फंक्शन में मैं कहता हूं जी कि n इज ग्रेटर देन 25। जरा ये फर्क खुद देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। कॉन्स्ट या लेट कुछ भी कह दें, लेट
n इक्वल्स टू दिस, और मैं इसको कहता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग n, ये वाला n। फाइंड क्या करेगा, इस अरे में स्टार्ट से शुरू करेगा, पहले एलिमेंट को लेके जाएगा, 45 इज ग्रेटर देन 25, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। जहां पहली कंडीशन मैच होगी, आगे किसी को चेक नहीं करेगा, वहीं से रिटर्न हो जाएगा, वहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू। ये क्या रिटर्न करेगा, सिंगल एलिमेंट, अरे नहीं। दिस इज द फर्क। फिर अच्छा, फिल्टर के साथ यही तो फर्क बता रहा हूं ना। अगर आपको ये चाहिए, मिसाल के तौर पे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे और आप मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं, तो आप जाके क्या लिखेंगे, मोबाइल फोन। रिटर्न क्या होगा, सैकड़ों मोबाइल फोन। तो क्या लगा होगा पीछे, फिल्टर। क्योंकि फिल्टर रिटर्न्स दी, क्या रिटर्न करता है, एन अरे। और कौन सी अरे, बेस्ड ऑन कंडीशन। ई कॉमर्स की वेबसाइट पे खाली मोबाइल तो नहीं होते, बहुत कुछ होता है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ मोबाइल्स। तो क्या एक ही मोबाइल चाहिए, नहीं, जितने अवेलेबल हैं। तो क्या रिटर्न करना चाहिए इसको टेक्निकली, फिल्टर में अरे रिटर्न होनी चाहिए। फाइंड का भी इस्तेमाल होता है। अभी हमने वो यूआरएल पैराम्स को देखा था ना, यूनिक सर्च। जहां भी आपने यूनिक सर्च करनी होगी, वहां क्या लगाएंगे, फाइंड। जहां आपको मल्टीपल रिजल्ट्स रिटर्न में चाहिए, वहां क्या लगाएंगे आप, फिल्टर। मेक सेंस। तो फाइंड में लेट सपोज, अब ये देखें, इसमें ये भी 25 से ग्रेटर है, ये भी 25 से ग्रेटर है, लेकिन इसको जहां फर्स्ट एंट्री मिली, मैं लेट सपोज इसको 5 कर देता हूं। अब पहली एंट्री इसको कहां मिलेगी, यहां। तो ये रिटर्न क्या करेगा, 36। आगे भी है, लेकिन अगली को देखेगा ही नहीं। जहां इसको फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट मिलेगा, ये वहीं से क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। लेट्स सी, यू सी दिस। सो फाइंड, filter, map, they all have similar syntax, they all iterate on array, they all take a callback function as an argument, but the difference is map returns all the elements of an array, all the elements, repeat, all the elements of map returns all the elements of an array and returns and saves it in a new array. Filter, it does not return all, it returns only those that match the condition. Map returns all the elements, filter returns only those that are matching, find returns only first matching. That's the summary, मतलब कूजे में बंद किया सारों को। कंडीशन नहीं, ऑपरेशन। कोई मसला नहीं, डू ट्राई इट एट योर ओन, जो ज़हन में आता है वो ट्राई करें। जहां फंसे मुझे दोबारा बताएं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग चीजों पे। एंड फील फ्री टू गूगल इट एज वेल। फंक्शन है नॉर्मल भाई, बच्चे इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप मैप के अंदर जाके ये करके ये करें ना, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, बादशाह हैं आप। जैसे फंक्शन की बॉडी में कुछ भी कर सकते हैं ना, जो आप चाहें। यहाँ भी आप एफ एल्स लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज जब उन्होंने बना के खुद दे दी है, आप क्यों इफ लगा के तरद्दुद करना चाहते हैं अंदर जाके। हाँ, अगर कोई ऐसी कस्टम रिक्वायरमेंट है जिससे आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग फंक्शंस फुलफिल नहीं कर रहे, तो प्रोग्रामर्स का काम यही होता है, उसका सोल्यूशन ढूंढना और उसको अपनी मर्जी से लॉजिक लगा के हैंडल करना। सो आई एम नॉट टेलिंग कि जी ये तीनों फिक्स हो गए हैं, इसके अलावा आपने कुछ यूज नहीं करना। आई एम जस्ट टेलिंग कि दीज फैसिलिटीज आर ऑलरेडी अवेलेबल। So if you want, if these are the functions that can fulfill your requirements, no need to talk about, or no need to in fact write the complex logic. By the way, मैं आपको अगर थोड़ा सा एडवांस में लेके चलूं, फिल्टर और मैप के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिल्टर यानी हम इनको मिक्स एंड मैच करके भी यूज कर सकते हैं। मैप के अंदर फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर के अंदर फिर मैप लगा सकते हैं। दैट्स टोटली। लेकिन एट द कोर, आप कौन सी चीज कौन सा आर्गुमेंट लेती है और क्या रिटर्न करती है, दो चीजें। आप फंक्शन जब भी हो ना, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, it takes some raw material and gives you the refined result. It's like a machine. तो आपको ये पता होना चाहिए लेगी क्या और देगी क्या, कैसे करेगी वो उसका अपना हेडेक है।
मशीन अंदर से कैसे काम करती है आपको नहीं पता। मतलब आप रॉ प्लास्टिक डालते हैं, आपको दूसरी साइड से जूता बना मिल जाता है। आपको अंदर झांक के देखने की जरूरत नहीं होती है जब तक मशीन खराब ना हो कि कैसे बना रही है, भाई कैसे उसका हेडेक है। यू जस्ट हैव टू गिव द रॉ मटेरियल टू द फंक्शन एंड इट विल गिव यू द एक्सपेक्टेड डिजायर्ड आउटपुट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फाइंड, मैप एंड फिल्टर। हाँ, एग्जैक्टली, देयर आर मोर देन वन। लेट्स सपोज आप ये चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू डू इन गो इनटू दैट बिकॉज़ जाहिर है जब वो यूज, अब बिल्कुल यूज होते हैं, ऑब्वियसली यूज होते हैं। जब यूज होंगे साथ साथ मैं उनको बताता जाऊंगा। यानी द गेम ऑफ फाइंड मैप इज नॉट ओवर येट। ये सिर्फ बेसिक्स पता लगी हैं, जहां जहां इनका यूज होगा वहां वहां इनको इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ देखिए मैप, ये सेकंड आर्गुमेंट लेता है। अगर आपको इन अरे के इंडेक्स, आपको पता है अरे के हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, आपको भी पता है। तो अगर आपको ये चाहिए कि मुझे 45 की पोजीशन भी चाहिए, तो वो इस कॉल बैक फंक्शन में सेकंड आर्गुमेंट इंडेक्स अवेलेबल कर देता है खुद ही। तो अब आपको अगर ये चाहिए कि आपने मैप के अंदर, मैं इस कंसोल को यहां नहीं लिखता अब, इसको भी यहां नहीं लिखता अब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैप के अंदर कंसोल में इंडेक्स भी बताए और वैल्यू भी बताए। यानी अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं ना, कंसोल डॉट लॉग और एन, तो ये अगर मैं ये नहीं रखता तो ये मुझे क्या बताएगा कि इस मैप में कितने नंबर्स पड़े हुए, 45, 25, 36, 15 एंड 58। अब मैं चाहता हूँ कि इनके इंडेक्स भी बताएगा 45 की पोजीशन क्या है। तो मैं क्या करूंगा, मैप फंक्शन खुद सेकंड आर्गुमेंट, ये सेकंड आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है, आप देना दें। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये बताए इंडेक्स, रिजल्ट को फॉर्मेट कर रहा हूं, ठीक है। इंडेक्स प्लस का पता है ना आपको, कॉन्केटिनेशन। इंडेक्स आई है, फिर प्लस है, और इसके बाद फिर है जी, सॉरी, वैल्यू एक्सेंस। अब क्या प्रिंट करेगा, इंडेक्स आई जो कि मैं यहां रिसीव कर रहा हूं, और फिर वैल्यू एन जो कि यहां पे आ रही है। मेक सेंस? सो लेट मी डू दैट। इंडेक्स 0 वैल्यू 45, इंडेक्स 1 वैल्यू 25, इंडेक्स 2। क्लियर? अब आपका सवाल होगा जी क्यों इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ऑब्वियसली मुझे कोई सिनेरियो या सोचना पड़ेगा या तब एक्सप्लेन करूं जब कोई सिनेरियो आएगा जहां मैं इंडेक्स को यूज करूंगा। ठीक है, सो यू आर ऑलवेज वेलकम इन फैक्ट टू write these function in the Google map in JavaScript and to in fact talk about or read about it। अब बेहतर समझ आएगा आपको। ठीक है जी, ये कर रहा है जी, ये कर रहा है जी, और ये क्या कह रहा है जी, मैप creates a new array from the calling function of every element of an array। तो creates a new array, that's an important concept। calls a function once for each element of an array। array के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एक के लिए अलग फंक्शन कॉल करेगा। डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट एम्प्टी होगा तो उसके लिए फंक्शन, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। Got it? उसके बाद डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। मैंने क्या कहा था, लफ्ज म्यूटेट इस्तेमाल किया था, ओरिजिनल को म्यूटेट नहीं करेगा, न्यू एरे क्रिएट करेगा। और क्या चाहिए आपको, तीन चीजें देता है, करंट वैल्यू, इंडेक्स, और तीसरा अरे। अच्छा, ये तीसरी आर्गुमेंट हमने नहीं पढ़ा, द अरे ऑफ द करंट एलिमेंट। आई डिडंट यूज इट इन फैक्ट बट यू कैन चेक इट बाय राइटिंग दिस कि ये क्या रिटर्न करता है और क्यों रिटर्न करता है। इसी तरह आप फाइंड लिख दें, इसी तरह आप फिल्टर लिख दें, और इसी तरह जब जब हम यूज करेंगे फंक्शन, मैं खुद भी उनको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप यू कैन आल्सो कैन ऑलवेज गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड यू कैन रीड अबाउट देम। सो दीज फंक्शंस आर नॉट पार्ट ऑफ रिएक्ट, दे आर पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट ES6। क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ES6 आती है, तो ES6 के कोई फीचर्स बताएं क्या क्या है। तो अभी तक कितने कितने हमने पढ़ लिए हैं, हमने एरो फंक्शन ES6 का फीचर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये किसके फीचर है, ES6 का फीचर है। मैप ES6 का फीचर है, फिल्टर ES6 का फीचर है, फाइंड ES6 का फीचर, ये वनीला जेएस में अवेलेबल नहीं होते। स्प्रेड ऑपरेटर ES6 है, ग्रेट, रेस्ट ऑपरेटर ES6 है। ठीक है, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द ES6 फीचर्स। आई मीन अभी हम आगे चल के जब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो हम प्रोमिसेस पढ़ेंगे, कॉलबैक्स पढ़ेंगे,
और अभी हम वो इनफैक्ट पढ़ने लगे हैं एपीआई को कॉल, और एपीआई कॉल के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि क्या होता है एसिंक्रोनस फंक्शन और क्या होता है सिंक्रोनस फंक्शन। सो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अब मैं जरा एक अपना वापस जाता हूँ, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ और इस प्रोजेक्ट में जाके हाँ, ये सेटिंग्स में जाके नहीं हो सकता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कहाँ से हो सकता है, लेकिन हो सकता है, आई एम डैम श्योर हो सकता है। आप ये सिंपली ये चेक करेंगे कि हाउ टू इनफैक्ट मेक वीएस कोड, क्यूरी करें ना आप गूगल से, पता है आपको मतलब की चीज ढूंढना भी एक एक्सपर्टी है। हाउ टू मेक वीएस कोड अवेलेबल इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देखें ये मेरा वीएस कोड कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। हाँ वही ना, ये यहाँ सेटिंग में पाथ ही तो डिफाइन करना होता है, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो वीएस स्टूडियो कितना हैवी है, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, मतलब लाइट वेट टूल है, आपके 2 मिनट लगेंगे। एनीवेज, सो आई एम बैक विद दिस, और मैं इस पे हमने लास्ट टाइम लॉगिन का फॉर्म और उस पे वैलिडेशन परफॉर्म की थी वैलिडेशन, और अभी मैं जरा एक छोटा सा ना कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। छोटा सा तो नहीं है, खैर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बहुत ही ज्यादा बातचीत करेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ एपीआई। बिकॉज मैंने आपको बतानी है यूज इफेक्ट की हुक, तो यूज इफेक्ट की हुक के लिए मुझे आपको साइड इफेक्ट्स बताने हैं, और साइड इफेक्ट्स बताने के लिए मुझे एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से मुझे आपको स्टार्ट करवाना है। अच्छा, पहली बात तो ये सुन लीजिए साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन, कि रिएक्ट की एप्लीकेशन में या रिएक्ट के इंटरव्यू में या जहां भी आप प्रेजेंटेशन वगैरह देंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन होगा जी, व्हाट आर साइड इफेक्ट्स एंड हाउ टू परफॉर्म अ साइड इफेक्ट इन द रिएक्ट। तो साइड इफेक्ट क्या होता है? वैसे साइड इफेक्ट किसको कहते हैं? नुकसान को ही कहते हैं ना। गॉट इट? तो साइड इफेक्ट्स, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। मैंने आपको शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि रिएक्ट डज नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट द डॉम। क्या करता है ये वर्चुअल डॉम को मैनिपुलेट करता है, और फिर बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, डिफिंग एल्गोरिथम के जरिए रिकंसिलिएशन हो रही होती है। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है कि वर्चुअल डॉम एक्चुअल डॉम से कंपेयर हो रहा होता है, और उस पूरे ट्री में जिस कंपोनेंट में चेंज होता है ये सिर्फ उसको अपडेट करता है, रिमेनिंग ट्री को रीपेंट नहीं करता। दैट वाज रिलेटेड टू द रिकंसिलिएशन या डिफिंग या समथिंग लाइक दैट। अब जरा सुने साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। हमें स्टिल अक्सर जरूरत पड़ती है कि हम किसी डॉम के एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करें, यानी वर्चुअल डॉम की इन मेमोरी कॉपी होती है, लेकिन सम टाइम हमें डायरेक्ट डॉम के किसी एलिमेंट को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा था जब भी आप डायरेक्ट डॉम को एक्सेस करेंगे वो कॉस्टली होगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट में एक्सेस नहीं हो सकता है, बट दैट इज कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब यह है कि एक्सपेंसिव, आई मीन नॉट एफिशिएंट। तो फिर रिएक्ट ने हमें एक तरीका बताया है। अच्छा ये फिर क्या है, ये एक साइड इफेक्ट है। आई मीन रिएक्ट खुद कहता है कि आप फिजिकल डॉम को डायरेक्ट एक्सेस ना करें, अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर रिएक्ट तरीका बताता है कि ये मेरे तरीके से करें। गॉट इट? तो एक ऐसे ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट कहते हैं। और साइड इफेक्ट की 3-4 टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा। पहली एग्जांपल ये मैंने बताई, इफ यू वांट टू ट्राई टू एक्सेस द डॉम डायरेक्टली then this is a side effect and you are not supposed to do it directly. Then how will you do it? Using the react provided way, react का दिया गया तरीका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा साइड इफेक्ट देखें, ये एक साइड इफेक्ट की एग्जांपल होगी, एक्सेसिंग द डॉम डायरेक्टली। अगर आपको पूछे कि साइड इफेक्ट क्या है तो आप पहली एग्जांपल ये बता सकते हैं कि एक्सेसिंग द डॉम डायरेक्टली। दूसरा, ये मैं सिर्फ साइड इफेक्ट्स बता रहा हूं। दूसरा, आपने कोई डेटा सर्वर से मंगवाना है, अब सर्वर से डेटा मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन से बाहर जाएगी, आप एप्लीकेशन से क्या जाएगी, बाहर जाएगी।
तो जब आपकी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट बाहर जाएगी तो आपको नहीं पता कि रिस्पॉन्स कितनी देर में वापस आएगा। तो यू नो कि एपीआई की कॉल कितना टाइम लेगी रिस्पॉन्ड करते वक्त, नहीं लेगी। तो इसका मतलब यह है कि ये भी क्या है, एक साइड इफेक्ट होगा। अच्छा, रिएक्ट सारा कुछ इन मेमोरी कर रहा होता है तो इसलिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। जब कोई भी चीज इन मेमोरी से आउट होती है तो रिएक्ट फिर परफॉर्मेंस की गारंटी खुद नहीं उठाता, क्योंकि रिएक्ट को नहीं पता सर्वर कितनी देर में रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ डॉम, ये डॉम ब्राउजर की एपीआई है। डॉम क्या है? ब्राउजर की एपीआई है। तो जब भी, यानी इसके लिए भी रिएक्ट की एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट बाहर जाएगी अगर आप डॉम को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट कौन से डॉम को एक्सेस करता है? जो इन मेमोरी होता है। अगर आपने ब्राउजर के डॉम को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो रिएक्ट की एप्लीकेशन से कंट्रोल कहां जाना है? बाहर जाना है। तो इसलिए रिएक्ट परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं उठाता। तो ये एक साइड इफेक्ट है। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉल टू द एपीआई, तो दैट इज द सेकंड साइड इफेक्ट, कॉलिंग द एपीआई। ये दो साइड इफेक्ट्स की एग्जांपल्स है। अब अगर देखें यहाँ पे मैंने जो आपके सामने ये गूगल में खोला है, side effects are basically anything that affects something outside of the scope of the current function that is being executed. मैंने इसको लेमैन जुबान में समझा दिया। कोई भी रिक्वेस्ट जो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन से बाहर जा रही है, जब आप डॉम को एक्सेस कर रहे हैं तो डॉम इन मेमोरी तो नहीं है ना, इन मेमोरी में क्या है? वर्चुअल डॉम है। तो जब डॉम में जा रही है रिक्वेस्ट तो वो क्या है? बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन। जब आप एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो एपीआई की कॉल कहां जा रही है? आपकी फंक्शन के, जिस फंक्शन में एपीआई को कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन के स्कोप से बाहर जा रही है। इसकी एग्जांपल्स देखें इन आवर डैशबोर्ड। एपीआई रिक्वेस्ट टू आवर बैकएंड सर्वर, दिस इज अ साइड इफेक्ट। कॉल्स टू आवर ऑथेंटिकेशन सर्विस, ये भी अगेन एपीआई होगी ऑथेंटिकेशन सर्विस को। एरर ट्रैकिंग कॉल्स फॉर सैनिटरी, मतलब ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बता रहा है। मैं सिर्फ दो तीन को डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक दफा समझ आ जाए साइड इफेक्ट की, फिर आप जितनी मर्जी एग्जांपल्स को देखते फिरें। लेट्स गो बैक एंड टेक सम more examples from the React itself. है, सारे आर्टिकल में किसी भी खोले, सारी डिस्क्रिप्शन ये कहानी बता देगा आपको कितने साइड इफेक्ट्स हैं। दो को याद रखें प्राइमरीली, कॉल टू द एपीआई, कॉल टू द डोम। इसके अलावा आपने वो फंक्शंस पढ़े हैं, सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल, इस तरह की चीजें आपने नहीं पढ़ी? चले, वो भी बेसिकली ब्राउजर की एपीआई है। अगर कहीं सेट टाइम आउट कॉल हो तो फिर भी रिक्वेस्ट बाहर जाती है फंक्शन के स्कोप से। तो वो भी बेसिकली क्या है? साइड इफेक्ट। अच्छा, शुरू में मैंने ये भी समझाया था कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रिएक्ट में तो प्लेन जेएस की तरह या वनीला जेएस की तरह नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इन मेमोरी अपडेट हो जाती है, यूआई को अपडेट रियल टाइम पे नहीं करती। तो फिर हमने क्या कहा था, हम वेरिएबल्स को या डेटा को कैसे हैंडल करेंगे? रिएक्ट के प्रोवाइडेड वे से। और रिएक्ट का प्रोवाइडेड वे क्या था? हुक। अब मैं बता रहा हूं कि जब भी हमें साइड इफेक्ट परफॉर्म करना है तो अगर हम प्लेन वनीला जेएस की तरह करेंगे तो रिएक्ट कोई गारंटी परफॉर्मेंस की, तो फिर क्या करेंगे? रिएक्ट का प्रोवाइडेड वे इस्तेमाल करेंगे साइड इफेक्ट्स के लिए। और रिएक्ट का प्रोवाइडेड वे क्या है? एक हुक है, दैट इज कॉल्ड यूज इफेक्ट। दैट इज द सिंपलेस्ट स्टोरी। सो मैं ऐप में जाता हूँ, बल्कि ऐप में तो मेरी राउटिंग है, मैं होम के कंपोनेंट्स में जाता हूँ, होम के कंपोनेंट में जाता हूँ, या एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेता हूँ ताकि जस्ट बिल्कुल ब्लैंक, मैं इस कंपोनेंट को नाम दे देता हूँ जी एपीआई डॉट एस। सिंपल बेयर मिनिमल कंपोनेंट, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ जी, यहाँ सिर्फ एपीआई लिखा रहने देता हूँ। और इसको चूंकि मैं, मुझे दिखाना भी है सामने, तो मैं यहाँ पे एक नया राउट बना लेता हूँ। और इस राउट को मैं बना देता हूँ जी क्या? एपीआई। और जब एपीआई हो तो मुझे क्या कॉल हो? एपीआई का कंपोनेंट कॉल हो, ठीक। और इसको मैं हेडर में जाके अवेलेबल कर देता हूँ, यहाँ पे एक नया लिंक बना के, ताकि मैं क्लिक करके वो कंपोनेंट को ओपन कर सकूँ। सो लेट मी हैव द न्यू लिंक और लेट मी हैव द एपीआई, और इसको आप कह लें जी एपीआई, और लेट्स डू दैट। अच्छा, हमने अपनी एप्लीकेशन रन नहीं की अभी, ठीक है। सो लेट मी रन इट। बेटर इनफैक्ट गो टू द, अच्छा यहाँ से इसको डिफॉल्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल।
ताकि हम हर दफा गिट बैश खुद ही ओपन हो जाए, ये ना ओपन हो। सो ठीक है, अब देखा जैसे ये सेटिंग होगी ना, इसी तरह वो सेटिंग भी होगी कहीं ना कहीं। अब मैं जब भी खोलूंगा टर्मिनल तो डिफॉल्ट बैश पे जाएगा। इसमें मैं जाता हूँ जी, npm स्टार्ट और लेट दिस एप्लीकेशन रन। तो साइड इफेक्ट्स आर क्लियर। ये जो डिस्कशन है ना, ये स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा खुश्क लगती है, जो पिछले 5 मिनट से या 10 मिनट से मैं कहानियां सुना रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी और नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही होती हैं। फिलहाल ये तरीका यूज इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो कहानियां जो खुश्क लगती है ना आपको, नॉर्मली ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स को कैसे हैंडल या परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, ये जो आप तरीका पूछ रहे हैं ना, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये तरीका, मैंने कहा अभी तक यही तरीका है। उसकी वजह उसकी वजह है कि अब हम नॉर्मली जब डाटा फेचिंग करते हैं ना, तो हम उसके लिए रिडक्स टूल किट, रिडक्स इस्तेमाल करते हैं। और रिडक्स से भी ऊपर की आजकल जो रिडक्स का स्टैंडर्ड है, रिडक्स टूल किट इस्तेमाल करते हैं। और उससे भी ऊपर की चीज है आरटीके, रिडक्स टूल किट क्यूरी, जो बेसिकली रिजल्ट की कैशिंग और सारा कुछ खुद ही इंटरनली इनेबल करती है। तो ये बेसिकली बहुत बेहतरीन और परफॉर्मेंस वाइज एफिशिएंट चीजें, जो कि ऑब्वियसली इसका पार्ट है। यू विल यूज इफेक्ट ही, इवन आप रिडक्स भी यूज करेंगे तो स्टिल उसके अंदर अपना रिडक्स का एक्शन कॉल करने के लिए यूज इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज द वे। सो ये आ गई मेरी, अब ये एपीआई आ गई, मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा एक एपीआई का कंपोनेंट आ गया। ये कुछ भी नहीं दे रहा ऑब्वियसली भी। तो आपको साइड इफेक्ट समझ आ गया ना। अब मैं एपीआई के कंपोनेंट में आके यहाँ पे एक कॉल भेजूंगा, किसको? अपनी एप्लीकेशन के इस फंक्शन के स्कोप से बाहर। फंक्शन का स्कोप पता है क्या होता है? एनी वेरिएबल और एनीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन दीज टू ब्रैकेट्स, ये फंक्शन का स्कोप होता है। लेकिन जब कोई ऐसी चीज है जो कि किसी ऐसी चीज को एक्सेस करना चाहे जो कि इस फंक्शन से बाहर है, जैसे रिमोट एपीआई से कॉल करनी है, जैसे डॉम को एक्सेस करना है, तो वो क्या बेसिकली दैट इज कॉल्ड इनसाइड। अच्छा, अब मैं करना क्या चाहता हूँ और एपीआई क्या होती है? पता है एपीआई क्या होती है? आपको पता है? नहीं पता, चले ये मैंने इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। बड़ी ले मैन एग्जांपल समझिएगा जरा गौर से, तो आपको फिर कभी जिंदगी में एपीआई नहीं भूलेगी। ये विंडो है ना, ये क्या आ रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या कहीं मेरे सिस्टम में सेव है जहां से मुझे वेदर की रिपोर्ट मिल रही है? क्योंकि मेरे सिस्टम में सेंसर तो लगे नहीं हुए। नहीं लैपटॉप में लगे होते हैं, मोबाइल में लगे हो सकते हैं। गॉट इट। तो इसका मतलब ये वेदर की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं, तो ये वेदर की इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुबह एक दफा अपडेट हो जाती है, हर घंटे के बाद, यानी हर 15 मिनट या 20 मिनट के इंटरवल के साथ ये अपडेट होती है। मुझे हमेशा वेदर की अपडेटेड रिपोर्ट मिलती है यहाँ पे। तो आपके ख्याल में इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, और ये इंटरनेट के किसी एक रिसोर्स से या किसी एक सर्वर से मुझे इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली रिसीव हो रही है। अभी एपीआई की तरफ ना जाए, अभी सिर्फ ये बातें समझे। ये यहाँ सिर्फ वेदर नहीं है, ये आप देख रही हैं कुछ फाइनेंस की रिपोर्ट्स या स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट्स, कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ इन्वेस्ट ना करें, कौन सा अप जा रहा है कौन सा डाउन जा रहा है, ये सारी फाइनेंस की रिपोर्ट कहाँ से आ रही है मेरे पास? और ये अपडेटेड होती है डेली बेसिस पे। कहाँ से आती है? ये किसी दूसरे सर्वर से आ रही है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ये देख रहे हैं आप न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, शोबिज न्यूज, सारी। और ये न्यूज भी ऐसा नहीं है कि 3 दिन पहले होती, हर रोज डेली अपडेटेड न्यूज आती है। ये कहाँ से आ रही है? ये किसी तीसरे सर्वर से आ रही है। क्लियर हो गई बात? अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ कहाँ पे रही है? मेरे एक सिस्टम पे आ रही है। आ कहाँ से रही है? डिफरेंट सर्वर्स से उठ के आ रही है। और है भी क्या? अप टू डेट। कौन अपडेट कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा, एटलीस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। यानी जो बंदा उस सर्वर को मेंटेन कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल है कि उसके सर्वर पे इंफॉर्मेशन क्या हो, अप टू डेट हो। एंड दिस इज कॉल्ड एपीआई। अब जरा ये अभी भी नहीं समझ आया होगा आपको एपीआई क्या होती है।
तो अब जरा मैं इसी चीज को, जो मैंने वर्बली बोली है ना, मैं जरा इसकी एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा एक सर्वर है, मेरा नहीं, इनफैक्ट किसी बंदे ने ये सर्वर मेंटेन किया हुआ है। और ये सर्वर क्या देता है आपको? वेदर की इंफॉर्मेशन। ये मेरा दूसरा सर्वर है, मेरा नहीं, इनफैक्ट कहीं और थर्ड पार्टी सर्वर है कोई। और ये क्या करता है? लेटेस्ट न्यूज आपको देता है। एक तीसरा सर्वर है जो आपको क्या करता है? फाइनेंस। ठीक। ये मेरा सिस्टम है जिसपे विंडो चल रही है। इस पे ये वो जगह है जहां सारा कुछ मुझे मिल रहा है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? प्रोग्रामर ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कहा, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है पहले से, कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो, तो जहां बाकी सर्विसेज स्टार्ट होती है ना, बूट अप, तो आप उसी दौरान, मुझे नहीं पता किस वक्त उसने कॉल दी हुई है, लेकिन ऐसा होता है कि बैकग्राउंड पे क्या करो, जब सिस्टम बूट हो रहा हो या चल रहा हो, तो आप बैकग्राउंड पे एक कॉल भेजो वेदर को, कॉल भेजो, एक फंक्शन लिखा होगा। दूसरी कॉल भेजो लेटेस्ट न्यूज वाले सर्वर को, और तीसरी कॉल भेजो फाइनेंस वाले सर्वर को, और इन तीनों से रिस्पॉन्स लाओ और यहां डिस्प्ले करो। अब ये चीजें मुसलसल कनेक्टेड हैं, जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये कॉल जाएगी, वहां से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाके यहाँ डिस्प्ले करेगी, या जब भी कोई चीज यहाँ पे अपडेट होगी, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को क्या कर देगी? अपडेट कर देगी। एपीआई क्या होती है? एपीआई को कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये उसकी एब्रीविएशन है। लेकिन मैं उसकी सादा या लेमैन वाली डेफिनेशन बताऊंगा कि एपीआई इज अ वे दैट अलाउज टू और मोर देन टू एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट, जो दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती हैं। आई रिपीट, एपीआई इज अ वे दैट enables टू और मोर देन टू एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब जरा इधर देखें, जो मैंने लफ्ज बोले हैं उनको समझें। विंडो एक एप्लीकेशन है, और इस सर्वर पे भी एक एप्लीकेशन ही चल रही है, जो क्या कर रही है? वेदर एपीआई की अपडेट कर रही है या कलेक्ट कर रही है अपडेशन। तो एक एप्लीकेशन, यानी ये भी वेब एप्लीकेशन होगी, ये भी वेब है या डेस्कटॉप, जो भी एप्लीकेशन है, तो ये दोनों एप्लीकेशन आपस में क्या कर रही हैं? कम्युनिकेट कर रही हैं। किसके जरिए? मेक सेंस? ये एक अलग एप्लीकेशन है, ये एक अलग, यानी है सर्वर ही, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली कोई मशीन, सर्वर तो मशीन ही होती है ना, उसके अंदर कोई एप्लीकेशन ही चल रही होती है। तो ये एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन दोनों आपस में क्या कर रही है? कम्युनिकेट कर रही है। किसके जरिए कर रही है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ही होता है ना। तो व्हाट दे आर डूइंग, ये भी आपस में क्या कर रही हैं? किसके थ्रू कर रही हैं? एपीआई के थ्रू कर रही हैं। ठीक। अब जब भी दो पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं, तो वो कोई स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। मैं और आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वो क्या है? उर्दू। मतलब आपस में वैसे नॉर्मल गुफ्तगू करने को लैंग्वेज। अब मैं पश्तो बोलना शुरू कर दूं, आपको पश्तो ना समझ आए, तो फिर वुड दैट कम्युनिकेशन बी पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट। अगर मैं तो वैसे ही फिर मतलब बोलता रहूंगा, आप या आप लेट सपोज चाइना से आए हैं, आपको सिर्फ चाइनीज समझ आती है और मैं बोल रहा हूँ उर्दू में, तो दैट कम्युनिकेशन वोंट हैपन एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि दो पार्टीज जब भी कम्युनिकेट करती हैं, तो वो एक सेट ऑफ रूल्स पे अग्री होती हैं। वो क्या होती हैं? कि हम इस लैंग्वेज में गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आप यहाँ रिएक्ट में दाखिला लेने आए हैं, मैं यहाँ पे शुरू कर दूं सी प्लस प्लस, इसका मतलब ये सारा चीजें प्रोटोकॉल का हिस्सा है ना। क्लास की टाइमिंग, किस टाइम से कब तक क्लास होगी, ये भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड प्रोटोकॉल।
तो ये हमने पहले से प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि हम इस क्लास में ये चीज डिस्कस करेंगे, इस लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो जब हम दो पार्टीज कोई भी कम्युनिकेट करती हैं तो वो किसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही होती हैं। तो जब ये दो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, कोई भी दो एप्लीकेशंस, तो वो भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगी, और उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? एच टी टी पी। व्हाट इज दिस? whenever two parties communicate, टू, अब मैं पार्टीज के बजाय टू एप्लीकेशंस बात करूंगा। मोस्ट कॉमन वे or most common standard or protocol that they follow to communicate with each other successfully is called as an HTTP। पहले सुना है ना कभी नाम इसका? ये बात भी क्लियर होगी। एपीआई क्या होती है भाई? दो एप्लीकेशंस के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं? HTTP। अब इस HTTP के कुछ मेथड्स हैं, यानी कम्युनिकेशन करने से क्या मुराद है? मैं आपसे कम्युनिकेशन करूंगा, आप मुझसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है? मैं कुछ चीज आपकी तरफ सेंड करूंगा, हो सकता है वो चीज गलत सेंड हो जाए तो मैं उसको क्या करूंगा? अपडेट करूंगा। हो सकता है वो चीज बिल्कुल गलत हो जाए तो मैं माजरत करके उसको डिलीट करूंगा, और फिर सर्वर कुछ चीज मुझे वापस रिटर्न भी करेगा। अब अगर जो मेरी एप्लीकेशन है, अगर वो कोई इंफॉर्मेशन सर्वर पे भेजेगी, तो वो एक मेथड इस्तेमाल करेगी क्या? यानी वो रिक्वेस्ट की टाइप्स होती हैं, एचटीटीपी है ना, तो एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के अंदर रिक्वेस्ट की टाइप्स होती हैं। जब भी क्लाइंट, अब मैं जरा प्रॉपर कंप्यूटर की टर्म में आ जाऊंगा, इसको मैं क्या कहूंगा? मेरी मशीन क्या कहलाएगी? क्लाइंट। और ये क्या कहलाएंगे? सर्वर, सर्वर, सर्वर। जब सर्वर, सॉरी, जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, तो वो रिक्वेस्ट की टाइप्स कितनी हो सकती हैं? चार या पांच, इससे ज्यादा होती हैं, हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, ये चार कॉमन है जिनको हम देखेंगे। अब देखें, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो क्लाइंट ये कह सकता, क्लाइंट कुछ डेटा भेज सकता है सर्वर को, तो या तो क्लाइंट क्या करेगा? पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा। पोस्ट रिक्वेस्ट कब होगी? जब क्लाइंट कुछ डेटा भेजना चाहेगा सर्वर को, ठीक, यानी डेटा पोस्ट करना चाहेगा। दूसरी रिक्वेस्ट की टाइप क्या होगी? गेट रिक्वेस्ट। ये कब होगी? जब क्लाइंट सर्वर से कोई डेटा वापस लेना चाहेगा। जब सर्वर से कोई डेटा, किसी डेटा की रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्या होगी? गेट रिक्वेस्ट। जब सर्वर को कोई डेटा भेजेगा तो वो क्या होगी? पोस्ट रिक्वेस्ट। जब सर्वर पे कोई डेटा अपडेट करेगा, यानी एग्जिस्टिंग डेटा को क्या करेगा? अपडेट, उसके लिए ये क्या करेगा? पुट। और जब सर्वर से कोई डेटा डिलीट करने की रिक्वेस्ट करेगा तो उसके लिए क्या करेगा? डिलीट की रिक्वेस्ट। तो ये चार रिक्वेस्ट टाइप्स जो हैं, दीज आर वेरी कॉमन HTTP रिक्वेस्ट टाइप्स। तो पहले आपसे को पूछेगा, आज कुछ ज्यादा ही खुश्क हो गए, लेकिन कल का लेक्चर और अगले सारे लेक्चर इसी पे बेस करेंगे। आपसे को पूछे जी कि व्हाट इज एपीआई, आप खाली ये नहीं कहेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, आप कहेंगे एपीआई इज अ वे that allows us, yeah, that allow two or more than two applications to exchange information between them। ये क्या है एपीआई? फिर कहेगा जी कि एपीआई हाउ डज इट ट्रांसफॉर्म या एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन? आप कहेंगे कि इट फॉलोज द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। फिर आपको कहेगा जी एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? तो आप कहेंगे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट एक्चुअली इज रिस्पांसिबल टू गवर्न द कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। क्लियर? फिर कहेगा जी कि एचटीटीपी के मेथड्स क्या होते हैं, या एचटीटीपी की रिक्वेस्ट टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो आप क्या कहेंगे? पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट। फिर आपसे पूछेगा जी पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? कहेंगे जी जब हमारी एप्लीकेशन सर्वर पे कोई डाटा भेजना चाहे, पोस्ट करना चाहे, तो वी यूज पोस्ट रिक्वेस्ट। जब सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वी यूज गेट रिक्वेस्ट। जब सर्वर पे कोई चीज अपडेट करना चाहे वी यूज पुट रिक्वेस्ट। जब सर्वर से कोई चीज डिलीट करना चाहे वी यूज। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है? अब हमारी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजने लगी है सर्वर को, आपको ये भी समझ आ गया एपीआई क्या होती है? नाउ इफ आई सेव दिस,
और अगर मैं आपको यहाँ से बता दूं, इट्स ऑलवेज गुड आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए ना। अब जरा प्रॉपर बंदों वाली एग्जांपल लेते हैं, पहले तो हम लेमैन वाली एग्जांपल ले रहे थे ना। अब अपने आप जहन को ना जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिएगा। ये जो वेदर अपडेट मुझे सिस्टम में रिसीव हो रही है, ये मेरे मोबाइल में भी तो हो सकती है, होती है। ये मेरी किसी वेब एप्लीकेशन में भी तो हो सकती है, मेरे iOS एंड्रॉइड में भी तो हो सकती है, विंडोज में भी हो सकती है। अब देखें जरा, बिहाइंड द सीन एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, और सपोज करेंगे इस डेटाबेस पे सिर्फ और सिर्फ वेदर की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक। अब पूरी दुनिया में लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कोई बंदा वेब एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, कोई मतलब कोई क्रोम के थ्रू एक्सेस कर रहा है, कोई मोजिला के थ्रू एक्सेस कर रहा है, कोई अपना इंटरनेट एज के थ्रू एक्सेस कर रहा है, कोई विंडोज में एक्सेस कर रहा है, कोई एंड्रॉइड में एक्सेस कर रहा है, कोई एप्पल में एक्सेस कर रहा है। ये सारे के सारे अगर इनको डाटा चाहिए तो ये क्या करेंगे, एक एपीआई की रिक्वेस्ट भेजेंगे। एपीआई रिक्वेस्ट बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने के बाद कहाँ से डाटा लाएगी, डेटाबेस से, और इन सारों को वो डाटा प्रोवाइड कर देगी। ये डबल एंडेड एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन, कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज भी सकता है, सर्वर रिस्पॉन्ड सेंड भी कर सकता है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है ना डाटा एक्सचेंज का, वो ये एपीआई है। क्लियर। जिस भी डायग्राम को देखें फ्लो यही मिलेगा। ये देखें, डाटा डिस्प्ले हो रहा है, ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है, एपीआई को कॉल करके, और एपीआई कॉल डाटा कहाँ से ला रही है, डेटाबेस से। क्लाइंट एपीआई के जरिए रिक्वेस्ट, ये देखें, गेट पोस्ट पुट डिलीट, यानी इन चारों में से कोई एक रिक्वेस्ट कर सकता है। ये रिक्वेस्ट करेगा एपीआई के थ्रू, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर के पास, सर्वर डेटाबेस से डाटा लाएगा, वापस रिस्पॉन्स करेगा एपीआई के थ्रू क्लाइंट को। जो भी डायग्राम हर बंदे ने अपने अपने स्टाइल से बनाई हुई है, एट द एंड ऑफ द डे चीजें सेम है। देखें, क्लाइंट, क्लाइंट कौन हो सकता है, मोबाइल, वेब या डेस्कटॉप। ये रिक्वेस्ट करेगा या गेट रिक्वेस्ट या पुट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट या डिलीट रिक्वेस्ट, एपीआई को सर्वर से डाटा आएगा वापस जेसन डाटा। बाकी कल स्टार्ट करें, लेकिन कल का पूरा लेक्चर आज की पूरी थ्योरी पे बेस करेगा। आपको अलग से पता लग गया जी कि हमने साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और साइड इफेक्ट्स हमने अपनी एप्लीकेशन में अगर परफॉर्म करने हैं तो हम नॉर्मल वनीला जेएस वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें रिएक्ट परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देगा। इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिएक्ट का प्रोवाइडेड तरीका। और रिएक्ट का प्रोवाइडेड तरीका क्या है कि हम हुक इस्तेमाल करेंगे, और एपीआई कॉल के लिए कौन सी हुक होगी, यूज इफेक्ट, हम उसको कल छेड़ेंगे। लेकिन यूज इफेक्ट हुक को एपीआई कॉल के लिए इस्तेमाल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपीआई होती क्या है, और एपीआई होती क्या है के बाद फिर एपीआई को कॉल कैसे होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आई थिंक वी आर नाउ इन अ बेटर पोजीशन। हम कल इस एपीआई के कंपोनेंट में अपनी रिएक्ट के एप्लीकेशन से एक साइड इफेक्ट परफॉर्म करेंगे, यानी एक रिक्वेस्ट एपीआई को करेंगे, एपीआई हमें डाटा देगी, और उस डाटा को हम अपनी एप्लीकेशन में कंज्यूम करेंगे। एंड टुमारोज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और उसके बाद चूंकि कल हमारा थर्सडे है, तो ओवर द वीकेंड में एक एपीआई का एक अच्छा सा टास्क दूंगा आपको, जिसको आपने अपनी एप्लीकेशन में कंज्यूम करके मंडे तक मुझे दिखाना होगा। तो ये कल और आज की जो क्लासेस होंगी, ये आपके उस टास्क के बनने में हेल्पफुल होंगी। So that's pretty much for now. If you have any question, so you're welcome.